Hello everyone, welcome to EduTap. My name is Megha and in today's Sankalp series session we are going to discuss the topic personal accounts. तो ये फोर्थ लेक्चर है, पहले 3 लेक्चर्स ऑलरेडी चैनल पे अवेलेबल है और सिमिलर सीरीज हमारे पास बाकी सब्जेक्ट्स के लिए भी अवेलेबल है। तो टोटल हम इस सीरीज में 100 लेक्चर्स डिस्कस करेंगे, 100 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। हर सब्जेक्ट के 25 सबसे मेन टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डू चेक देम आउट ऑन आवर यूट्यूब चैनल। एंड बिफोर कंटिन्यूइंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि अब देखिए एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो चुका है नवंबर 2025 वाले एग्जामिनेशन के लिए, तो अब हमें प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता होने चाहिए। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है ई बुक का, जिसके थ्रू आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक ई बुक डाउनलोड करेंगे, जिसमें आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिलेंगे चारों सब्जेक्ट्स के लिए, प्लस आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी मिलेंगे। तो आप उस फाइल को डाउनलोड करिए और अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से आप अलाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पर्सनल अकाउंट्स की। तो सबसे पहले अगर हम बैंक्स के कस्टमर्स की बात करें तो बैंक्स के पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। इंडिविजुअल कस्टमर्स हैं, पार्टनरशिप फर्म्स हैं, कंपनीज हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं और भी ट्रस्ट, बहुत सारे टाइप के कस्टमर्स होते हैं। लेकिन आज हम स्पेसिफिकली जो इंडिविजुअल्स के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो जो अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस है उसमें जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होगा वो प्रोस्पेक्टिव जो कस्टमर है उसको दिया जाएगा भरने के लिए। एंड अलग अलग बैंक्स के अलग अलग फॉर्मेट्स रहते हैं जो वो फॉर्म फिल करवाते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बेसिकली सेम रहती हैं कि अकाउंट होल्डर की डिटेल्स मांगी जाती हैं और वो इंस्ट्रक्शंस बताता है कि वो कैसे अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहता है और डिक्लेरेशंस भी देता है। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर का रिलेशनशिप बनता है बैंक और कस्टमर के बीच में। केवाईसी रेगुलेशंस पूरी फॉलो होनी चाहिए अकाउंट ओपन करते हुए। एंड CKYCR फॉर्म्स जो हैं इंडिविजुअल्स और लीगल एंटिटीज दोनों के लिए होते हैं। अब देखो, अगर मैं कभी भी अपना KYC करवाती हूँ तो सेंट्रल KYC रजिस्ट्री है ना, उसके पास मेरा डाटा चला जाएगा, चाहे मैं इंडिविजुअल हूँ चाहे मैं कंपनी हूँ। तो उससे क्या होता है कि बार बार KYC करवाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक KYC आइडेंटिफायर मिल जाता है। तो जब भी आप बैंक अकाउंट ओपन करते हो उसके 10 दिन के अंदर अंदर बैंक आपका KYC का डाटा CKYCR को दे देता है। ओके और KYC डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपरली होता है, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस प्रॉपरली होता है एज पर दी प्रोसीजर। अब अगर हम पर्सनल अकाउंट्स की बात करें तो हमारे पास एक इंडिविजुअल का खुद का सिंगल पर्सन का अकाउंट होता है, जॉइंट अकाउंट्स भी होते हैं। इलिटरेट पर्सन को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, ब्लाइंड को लेके और माइनर को लेके क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, इनके बारे में बात करते हैं। एंड में इससे रिलेटेड हम MCQs भी डिस्कस करेंगे। अगर हम एक इंडिविजुअल पर्सन की बात करें, अगर मुझे अकाउंट ओपन करना है तो मैं अकेले भी अकाउंट ओपन कर सकती हूँ, मैं किसी के साथ मिलके भी अकाउंट ओपन कर सकती हूँ। तो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अब इंडिविजुअल को अगर अकाउंट ओपन करना है तो बाय एज वो मेजॉरिटी होना चाहिए। अगर मुझे अकेले अकाउंट ओपन करना, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मेरी अगर एज मेजॉरिटी मैंने अटेन करनी है 18 एंड प्लस, और मैं साउंड माइंड की हूँ। साउंड माइंड का पर्सन होता है जो रैशनल डिसीजन ले सकता है, जो सब समझ के रैशनल डिसीजन ले सकता है। ये 2 शर्तें हैं अकाउंट ओपन करने के लिए। आप इंसॉल्वेंट नहीं होने चाहिए। अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट होता है ना तो कोर्ट उसे डिस्चार्ज कर सकता है, लेकिन अगर कोई अभी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। और अगर कोई पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए ही डिस्क्वालिफाइड है अंडर एनी एप्लीकेबल एक्ट, तो भी वो बैंक अकाउंट नहीं ओपन कर सकता। तो अगर एक सिंगल पर्सन को बैंक अकाउंट ओपन करना है तो वो जो फॉर्म होगा उस पर साइन करेगा। जिसने अकाउंट ओपन करना है, मेरा नाम मेघा है, मुझे अकाउंट ओपन करना है तो मैं सिग्नेचर करूंगी। कुछ स्पेशल सिचुएशंस भी हैं सिंगल पर्सन के अकाउंट ओपन करने के लिए, जैसे अगर किसी माइनर को अकाउंट खोलना है, किसी अनसाउंड माइंड के पर्सन को अकाउंट खोलना है, तो हमने जैसे डिस्कस किया वो अकेला तो अकाउंट ओपन नहीं कर सकता, लेकिन गार्डियन के साथ मिलकर अकाउंट ओपन कर सकता है। गार्डियन को भी साथ में KYC करवाना पड़ेगा, उसे भी साथ में रहना पड़ेगा अकाउंट ऑपरेशंस में। ठीक है, अगर इंडिविजुअल माइनर है या अनसाउंड माइंड का है तो फिर गार्डियन वहां पे पिक्चर में आ जाता है। ठीक है, अब वो जो गार्डियन होगा या तो वो कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन होगा या फिर नेचुरल गार्डियन होगा। एक कोर्ट अपॉइंटेड होगा कि अगर पेरेंट्स नहीं है, नहीं तो जो हमारे बायोलॉजिकल मदर एंड फादर होते हैं वो माइनर चाइल्ड के वो गार्डियन रहते हैं, नेचुरल गार्डियन उन्हें बोला जाता है। तो जो गार्डियन होगा उसकी भी अंडर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन या जो भी KYC नॉर्म्स है उनके अकॉर्डिंगली जो गार्डियन है उसका भी KYC होगा, क्योंकि उसे भी फिर कस्टमर के तौर पे ही ट्रीट किया जाएगा। तो जिस भी नॉर्मल कस्टमर का जो KYC होता है वो गार्डियन का भी होगा। अब अगर हम स्पेसिफिकली जॉइंट अकाउंट होल्डर्स की बात करें तो 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ठीक है। तो जब टिपिकली बहुत सारे लोगों के फंड्स हैं, उनको मिलके जॉइंट कंट्रोल चाहिए, तब भी जॉइंट अकाउंट ओपन किया जा सकता है। ठीक है। और एक पर्सन या तो अर्न करता है और दूसरे को एक्सेस चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पेरेंट्स अर्न करते हैं, वो हमारे साथ जॉइंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं कि हमें भी एक्सेस रहे उन फंड्स को यूज करने के लिए। ठीक है। एंड इसमें यह भी होता है कि अगर मेन अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो दूसरा जो जॉइंट अकाउंट में साथ में वो अकाउंट्स एक्सेस कर पाए, दिक्कत ना हो उसके अंदर। फिर ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी होती है जॉइंट अकाउंट होल्डर्स के लिए। जैसे ना जॉइंट अकाउंट जब आप ओपन करते हो तो बहुत सारे मोड्स होते हैं, सर्वाइवरशिप क्लॉज के साथ, विदाउट सर्वाइवरशिप क्लॉज, ये भी हम फ्यूचर लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे मोड्स होते हैं अकाउंट ऑपरेट करने के, जॉइंटली, आइदर और सर्वाइवर, बहुत सारे मोड्स हैं। जब आप अकाउंट ओपन करते हो तब आप बैंक को बताते हो कौन से मोड में आप अपना अकाउंट ऑपरेट करना चाहते हो, क्या इंस्ट्रक्शंस हैं। तो जब भी कोई जॉइंट अकाउंट ओपन करना चाहता है तो आप उनके बीच का रिलेशनशिप एज अ बैंकर समझोगे और पर्पस समझोगे कि ये क्यों जॉइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं और इनका जो फंड्स का इनफ्लो रहेगा वो कैसा रहेगा, ये सब चीज़ों की जानकारी आपको लेनी है। ठीक है। अब जो भी इंडियन रेजिडेंट्स हैं वो आपस में मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मैं इंडियन हूँ, मेरे हस्बैंड इंडियन है, मेरे फादर इंडियन रेजिडेंट हैं, तो हम मिलके जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ठीक है। अगर किसी एनआरआई के साथ मुझे जॉइंट अकाउंट ओपन करना है तो वो एनआरआई मेरा क्लोज रिलेटिव होना चाहिए। और क्लोज रिलेटिव का जो डेफिनेशन है वो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर दिया गया है। तो मान लीजिए मैं इंडियन रेजिडेंट हूँ, मेरी सिस्टर जो है, मेरी सिस्टर वो एक कैनेडियन रेजिडेंट है, इस टाइम पे नॉन रेजिडेंट इंडियन है, तो वो और मैं मिलके अकाउंट ओपन कर सकते हैं क्योंकि वो मेरी क्लोज रिलेटिव है। तो हम अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन उस अकाउंट को रेजिडेंट अकाउंट ही माना जाएगा, नॉन रेजिडेंट अकाउंट नहीं माना जाएगा, इंडियन अकाउंट ही माना जाएगा। ठीक है। और जब भी जॉइंट अकाउंट ओपन किया जाता है सारे अकाउंट होल्डर्स मिलके जो है सिग्नेचर करते हैं, सबके सिग्नेचर चाहिए हैं। मोड ऑफ ऑपरेशन बताना पड़ता है कि जॉइंटली करना है, आइदर और सर्वाइवर करना है, फॉर्मर सर्वाइवर मोड में करना है। सारे मोड्स आपको बताना पड़ता है कि किस मोड में आप अकाउंट ऑपरेट करोगे, और सबका केवाईसी भी होता है। फिर अब हम बात करते हैं अकाउंट ऑफ इलिटरेट पर्सन की। अगर कोई पर्सन इलिटरेट है, इलिटरेट पर्सन का मतलब ये नहीं कि वो ग्रेजुएट नहीं है या +2 10th पास नहीं है, जो इंसान बिल्कुल भी लिख पढ़ नहीं सकता है, अपना नाम भी लिख पढ़ नहीं सकता है, उसे आप इलिटरेट बोलोगे। तो क्या वो बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? तो यस, वो अकाउंट तो ओपन कर सकता है, लेकिन जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको उसे क्लियरली एक्सप्लेन करने पड़ेंगे, ऐसी लैंग्वेज में जो वो समझ पाए, अच्छे से समझ पाए, ऐसी लैंग्वेज में उसको आपको बताना है। और उसे ये एडवाइस करना है कि जब भी आप विड्रॉल करने आओगे आप इन पर्सन अपनी पासबुक लेके आओ, हमेशा अपनी पासबुक को हर एंट्री के बाद अपडेट करवाओ। ठीक है। और ऐसे लोगों का जो इलिटरेट होते हैं करंट अकाउंट नहीं ओपन किया जा सकता है, अलाउड ही नहीं है। ठीक है। ना ही चेकबुक इशू की जा सकती है। मान लो कि अमन नाम का पर्सन है, वो लिटरेट है, ठीक है, और एक रोहन नाम का पर्सन है, वो इलिटरेट है। ठीक है। अब रोहन अगर अकेला अकाउंट ओपन करता है उसको चेकबुक नहीं दी जाती, लेकिन इवन अगर वो अमन के साथ जॉइंटली भी अकाउंट ओपन करता है तब भी चेकबुक नहीं इशू किया जाएगा। तो इलिटरेट पर्सन को ना ही करंट अकाउंट ओपन करने दिया जाता है, ना ही उनको चेकबुक इशू की जाती है। ओके। और अब वो पर्सन सिग्नेचर तो कर नहीं सकता है, तो उसके लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लिया जाता है ऑथराइज्ड बैंक ऑफिसर के सामने, और एक पर्सन जो कि वेल नोन टू द बैंक है वो थंब इंप्रेशन अटेस्ट करके देगा। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लगेंगी, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगेगी, एक पासबुक पे लगेगी। और हर विड्रॉल ओरली कंफर्म किया जाएगा बाय द ऑथराइज्ड ऑफिशियल, उसको प्रॉपरली प्राइवेसी में बताया जाएगा। ऐसे नहीं कि अनाउंस करके बताना है कि ये आपकी ट्रांजैक्शन है, ये आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। अब कई बार ये ऑप्शनल है कि लिटरेट पर्सन किसको ऑथराइज कर सकता है, इलिटरेट पर्सन, जो पर्सन इलिटरेट है वो ऑथराइज कर सकता है किसी लिटरेट पर्सन को कि तुम मेरे साथ मेरा अकाउंट ऑपरेट करो। ठीक है। तो अगर एक इलिटरेट पर्सन वांट्स अ लिटरेट पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट, वो एक जो इलिटरेट पर्सन है ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में बैंक को देगा। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इलिटरेट पर्सन बिल्कुल अकाउंट नहीं ऑपरेट करेगा, उसके बिहाफ पे लिटरेट ही करेगा, नहीं, ऐसे फिर जॉइंटली ऑपरेट होगा। मान लो ए अनपढ़ है बिल्कुल और वो बी को साथ में चाहता है कि वो भी उसके अकाउंट ऑपरेट करे, तो फिर ये जॉइंटली ऑपरेट करेंगे और बैंक को एक ऑथराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर देना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ बी ही अब अकाउंट ऑपरेट करेगा।
ठीक है। और ऐसे जो अकाउंट हैं ये आइदर और सर्वाइवर, लिटरेट पर्सन ओनली, ऐसे मोड में नहीं ओपन हो सकते, ये सिर्फ जॉइंटली ही ऑपरेट हो सकते हैं। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा, अगर उसका समरी एक बार देखें तो जॉइंट अकाउंट जो है वो 2 या 2 से ज़्यादा लोग मिलके ओपन कर सकते हैं, और इंडियन रेजिडेंट्स एनआरआई क्लोज रिलेटिव के साथ मिलके भी जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और इसका पर्पस क्या होता है जॉइंट अकाउंट का, कि जॉइंट कंट्रोल रहे, एक्सेस करना ईजी रहे, किसी की डेथ होने के बाद दूसरा पर्सन ईजिली फंड्स को एक्सेस कर सके। ठीक है, मान लो मेरे हस्बैंड का जॉइंट अकाउंट है, मेरी डेथ होने के बाद वो जो फंड्स है मेरे हस्बैंड इजीली यूज कर पाएंगे, वो बहुत लीगल पचड़े में नहीं पड़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग मोड्स होते हैं अकाउंट को ऑपरेट करने के। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है सारे जो होल्डर्स हैं वो साइन करेंगे, सबका केवाईसी होगा। इलिटरेट पर्सन की बात करें, उसको चेकबुक नहीं दिया जा सकता और उसको सब कुछ क्लियरली कम्युनिकेट किया जाता है, उसका थंब इम्प्रेशन लिया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑफिसर एंड नोन विटनेस। फोटोग्राफ्स ली जाती हैं जो एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगेगी और एक पासबुक पे लगेगी, हर चीज़ को प्रॉपरली कंफर्म किया जाएगा। और अगर इलिटरेट पर्सन चाहे तो किसी लिटरेट पर्सन को इंडेमनिटी लेटर के थ्रू अलाउ कर सकता है कि ये भी मेरे साथ मेरा अकाउंट ऑपरेट करेगा। ओके, अब बात करते हैं ब्लाइंड पर्सन की। क्या ब्लाइंड पर्सन बैंक अकाउंट ओपन कर सकता है? तो यस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अकाउंट ओपन करने में, अकाउंट ओपन कर सकता है। लेकिन सिग्नेचर वेरिफिकेशन के टाइम पे बैंक को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो कि हर पेज पे डिफरेंट सिग्नेचर हो रहे हैं, तो इसका ध्यान रखना है। सेम 2 फोटोग्राफ्स लगेंगी, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगेगी और एक पासबुक पे लगेगी। ठीक है, और सिग्नेचर या थंब इम्प्रेशन होगा, हो सकता है ब्लाइंड पर्सन पढ़ा लिखा हो, सिग्नेचर करे या थंब इम्प्रेशन दे, वो भी अटेस्ट होगा ऐसे पर्सन के द्वारा जो कि वेल नोन टू द बैंक है, वो उसे अटेस्ट करके देगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड है कि ये पर्सन ना जनरली अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकता है, ब्रांच मैनेजर अलाउ कर सकता है, या फिर एक तो वो इंडिपेंडेंटली ब्लाइंड पर्सन ऑपरेट कर सकता है, दूसरा अलाउ नेक्स्ट ऑफ किन को अलाउ कर दिया जाए टू ऑपरेट ऑन देयर बिहाफ। ठीक है, तो जो ब्लाइंड पर्सन है वो लेटर ऑफ अथॉरिटी बैंक को दे देगा कि मेरा नेक्स्ट ऑफ किन जो है मेरे बिहाफ पे मेरा अकाउंट ऑपरेट करेगा। ठीक है, बैंक को सिग्नेचर इनकंसिस्टेंसीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। अगर लगता है कि ब्लाइंड पर्सन है, 4 सिग्नेचर कर रहा है, चारों डिफरेंट सिग्नेचर है, तो आप उसका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन भी ले लोगे उसकी आइडेंटिटी कंफर्म करने के लिए, कोई फ्रॉड ना हो सके उसके लिए। जो ब्लाइंड पर्सन है उसका पासबुक हमेशा अपडेट रहना चाहिए, जब भी वो ट्रांजेक्शन करे आपको उसको अपडेट करना है और उसे रीड आउट करके बता देना है कि आपने ये ट्रांजेक्शन की है। ओके, उसके बाद माइनर्स की बात करते हैं। माइनर्स जो हैं अंडर द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875, जो भी पर्सन 18 साल से या उससे ऊपर का है उसे मेजर एज का बोला जाएगा, 18 से कम का जो बच्चा है उसे माइनर बोला जाता है। ठीक है, इफ द माइनर हैज अ कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन देन दे बिकम अ मेजर अपॉन टर्निंग 18, इफ अंडर कोर्ट सुपरविजन इट्स 21। ठीक है, इफ द माइनर हैज अ कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है तो वो 18 साल की एज में मेजर हो जाता है, लेकिन अगर बच्चा कोर्ट सुपरविजन के अंडर है तो 21 साल की उम्र में वो मेजॉरिटी एज अटेन करता है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंट यहाँ पे पॉइंट है। और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, वो भी बोलता है कि अगर बच्चा 18 साल तक का है, 18 साल से कम का है, तो वो भी माइनर माना जाता है, और ऐसा जो पर्सन है वो लीगल कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता है, एंड ना ही अपने नाम पे प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ना ही डिस्पोज कर सकता है, ना ही खुद को कॉन्ट्रैक्चुअली बाइंड कर सकता है। अगर आप एक पर्सन को लोन दे दो जो कि 16 साल का है, अगर वो कल लोन नहीं चुकाता आप उसके खिलाफ केस नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वो तो माइनर है, आप उसे लीगली बाइंड ही नहीं कर सकते हो। लेकिन क्या बैंक माइनर को लोन देता है? तो यस, उसमें ना एक एक्सेप्शन है कि अगर एक माइनर अपनी नेसेसिटीज ऑफ लाइफ के लिए कॉन्ट्रैक्ट करता है, लोन लेता है, जैसे कि एजुकेशन है, खाना पीना, उसके लिए वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, उसके लिए भी उसे पर्सनली लायबल नहीं ठहरा सकता अगर वो कल पैसा ना चुकाए। उसके नाम पे जो एस्टेट है, प्रॉपर्टी है, उसके थ्रू पैसा रिकवर किया जा सकता है। माइनर इज नेवर पर्सनली लायबल। ठीक है, अगर माइनर किसी को लोन देता है, मान लो एक बहुत अमीर बच्चा है, जैसे हैरी पॉटर जो एक्टर बना था डैनियल रेडक्लिफ, ही वॉज अ बिलियनर इवन व्हेन ही वॉज अ माइनर, तो अगर उसने किसी को लोन दिया तो वो जो लोन है वो वापस ले सकता है। ठीक है, रिकवर कर सकता है मनी। लेकिन अगर माइनर चाहे तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को रिपुडिएट कर सकता है, कैंसिल कर सकता है कि नहीं ये तो वैलिड नहीं है। ओके, अब
अकाउंट क्या माइनर का ओपन किया जा सकता है? तो अगर बच्चा 10 साल या उससे ऊपर का है तो अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकता है, और अकाउंट ओपन करने के लिए माइनर और माइनर का गार्डियन दोनों का केवाईसी होगा। इसके रिगार्डिंग ना पहले मैं आपको एक अपडेट बता देती हूँ। पहले ही अभी आरबीआई का रिसेंटली एक गाइडलाइंस आए थे जिसमें बोला गया है कि 10 या उससे ऊपर की उम्र का जो बच्चा है उसे अपना अकाउंट इंडिपेंडेंटली ओपन या ऑपरेट करने दिया जा सकता है, सेविंग्स अकाउंट या फिर टर्म डिपॉजिट अकाउंट। लेकिन बैंक की मर्जी है कि वो ये रिस्क लेना चाहते हैं नहीं लेना चाहते हैं। आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि 10 साल का 11 साल का बच्चा बैंक में आके खुद से अपना अकाउंट ओपन कर सकता है, ऑपरेट कर सकता है, और जो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस है क्लियरली अकाउंट होल्डर को कम्युनिकेट करने हैं। लेकिन बैंक की मर्जी है, एक 11 साल का बच्चा बोल नहीं सकता बैंक को कि आप मुझे दो ये फैसिलिटी। बैंक चाहे तो ये सर्विसेज दे सकता है, चाहे तो नहीं दे सकता। वैसे नॉर्मली क्या होता है, अगर बच्चा 10 साल से ऊपर का है तो उसे अकाउंट खुद से ऑपरेट करने दिया जा सकता है, लेकिन अकाउंट ओपन करने के लिए माइनर और गार्डियन दोनों का केवाईसी पहले तो होता था। जैसे अगर कोई बच्चा मिनिमम एज नहीं है अकाउंट ओपन करने के लिए, बच्चा पैदा होते ही उसका अकाउंट ओपन हो सकता है गार्डियन के साथ, ठीक है। और अकाउंट ओपन करने में गार्डियन हेल्प करेगा, अकाउंट ऑपरेट भी गार्डियन करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ माइनर। लेकिन बच्चा अगर 10 साल या उससे ऊपर का है तो अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट कर सकता है, लेकिन ओपन करने के लिए गार्डियन की जरूरत पड़ती है। अब आरबीआई ने अलाउ कर दिया है कि बैंक चाहे तो बच्चे को खुद से भी अकाउंट ओपन या ऑपरेट करने भी दे सकता है। तो बच्चे का जब अकाउंट ओपन होगा तो उसका डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई किया जाएगा। अब गार्डियन कौन हो सकता है? नॉर्मली पहले सिर्फ फादर को गार्डियन माना जाता था, नेचुरल गार्डियन, लेकिन बाद में आरबीआई ने बोल दिया था कि मदर भी नेचुरल गार्डियन होती है। जो स्टेप पेरेंट्स हैं, स्टेप फादर, स्टेप मदर, दे आर नॉट इन द कैटेगरी ऑफ नेचुरल गार्डियंस, ठीक है। फिर कोर्ट अपॉइंटेड या लीगल गार्डियंस आते हैं अगर किसी के बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं हैं तो। अगर एक माइनर अपना अकाउंट ओपन करना चाहता है, अपना अकाउंट खुद से ऑपरेट करना चाहता है, वो लिटरेट होना चाहिए। अब एक 12 साल का अनपढ़ है कोई बच्चा, उसे नहीं अपना अकाउंट ऑपरेट करने दिया जाएगा। क्या दो माइनर्स मिलके अपना बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माइनर कभी भी जॉइंट अकाउंट नहीं ओपन कर सकते हैं। अगर एक 15 साल का बच्चा है उसके फादर के साथ वो जॉइंट अकाउंट ओपन कर सकता है, बट नॉट टू माइनर्स टुगेदर, कि दो 15 साल और 14 साल के बच्चे, दे कैन नॉट डू दिस, ठीक है। बैंक चाहे तो इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डेबिट फैसिलिटीज दे सकता है, डेबिट कार्ड फैसिलिटीज दे सकता है, चेकबुक भी दे सकता है, लेकिन कभी भी बच्चे का जो अकाउंट है ओवरड्रॉ नहीं होना चाहिए, कभी भी ओवरड्राफ्ट नहीं होना चाहिए है। दैट इज नॉट अलाउड। सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि माइनर चेक ड्रॉ भी कर सकता है, चेक एंडोर्स भी कर सकता है, चेक नेगोशिएट भी कर सकता है, चेक डिलीवर भी हो सकता है, लेकिन बच्चा इज नेवर पर्सनली लायबल। ओके, अब मेजॉरिटी एक बार बच्चा जब अटेन कर जाता है तो गार्डियन का रोल खत्म हो जाता है। ओके, एंड गार्डियन फिर उसके बाद अकाउंट ऑपरेट नहीं कर पाएगा माइनर की कंफर्मेशन के बिना, ठीक है। और बैंक्स जो है अपने आप मिनिमम एज भी सेट कर सकते हैं कि इंडिपेंडेंट ऑपरेशन हम कितनी उम्र के बच्चे को अलाउ करना चाहते हैं, और बैंक्स चाहें तो मैक्सिमम बैलेंस पे भी लिमिट लगा सकते हैं कि माइनर अकाउंट में हम 5 लाख से ज़्यादा का पैसा नहीं रहने देंगे। अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो गार्डियन को उसका अकाउंट क्लोज करना पड़ता है। अगर माइनर मेजॉरिटी अटेन कर लेता है तो फिर अकाउंट में ट्रांजिशन आता है। अकाउंट को अपडेट करना जरूरी है, अकाउंट अपडेट होना चाहिए है, एंड अकाउंट का बैलेंस कंफर्म कर दिया जाएगा कि अब आप मेजॉरिटी एज के हो चुके हो, आपका अकाउंट बैलेंस हम कंफर्म कर रहे हैं, आप क्या इंस्ट्रक्शंस देना चाहते हैं, क्या ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस होगी, क्या स्पेसिमेन सिग्नेचर होगा, ये सब कुछ फ्रेशली दिया जाता है। अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है माइनर के मेजॉरिटी अटेन करने से पहले, तो फिर जब वो बच्चा मेजॉरिटी एज अटेन करेगा तब उसे उसका पैसा दे दिया जाएगा। ओके, अब इसके रिगार्डिंग एमसीक्यूज करने से पहले ना मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, अब जैसे हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं, वी आर कवरिंग ओनली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, लेकिन अगर आपको चाहिए कि एक ही जगह पे आपको सारे जो कंटेंट है मिल जाए, आपको अलग से टेस्ट सीरीज ना खरीदनी पड़े, आपको अलग से नोट्स ना लेने पड़े, और आपको एक डिसिप्लिन्ड वे में तैयारी करनी है, तो आप एडुटैप के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास आप वेबसाइट पे जाइएगा edutap.in, लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है जैप कोर्सेज का। कोर्सेज पे क्लिक करिए, JIB पे आप क्लिक करिए, तो यहाँ पे ना आपको सबसे पहले तो मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे आपको मास्टर कोर्स देखने को मिलेगा, एंड इसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स की डिटेल्ड रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। एग्जाम से जस्ट पहले रिवीजन के लिए लाइव क्लासेस भी होंगी, और
इसके अलावा नोट्स मिल रहे हैं आपको, टेस्ट सीरीज मिल रही है, नोट्स डाउनलोडेबल हैं, टेस्ट आप मल्टीपल टाइम अटेम्प्ट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आपको मिल रहे हैं, और 8 और 12 मंथ्स वैलिडिटी दोनों के लिए आपके लिए कोर्स अवेलेबल है। और जो भी उस टाइम पे कोड एप्लीकेबल हो, जैसे अभी 1 टाइम 80 कोड शो हो रहा है, जब भी आप एनरोल करें आप कोड देख लीजिए कौन सा एप्लीकेबल है। जैसे 1 टाइम 80 से अभी आपको 80% ऑफ मिल रहा है, अभी तो सारे सब्जेक्ट्स का है। अगर आपको लगता है कि मुझे तो सिर्फ पीपीबी में प्रॉब्लम है, मेरा तो सिर्फ एएफएम पेंडिंग है, तो आप सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए भी आप एनरोलमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे ना इतना डिटेल प्रिपरेशन नहीं करना है, मुझे तो क्रैश कोर्स चाहिए, तो लाइव क्रैश कोर्स बैच 4 अभी 4 तारीख से इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं। जो क्लासेस निकल चुकी हैं उसकी आप रिकॉर्डेड वर्जन देख सकते हैं, और आप इन लाइव क्लासेस के थ्रू भी अपना सिलेबस कवर कर सकते हैं। मेजर सिलेबस कवर करवाया जाएगा, हर सब्जेक्ट की 15 क्लासेस होंगी। कभी क्लास मिस हो जाए लाइव क्लास, और रिकॉर्डेड देख लो, तो नोट्स, टेस्ट सीरीज, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सब कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। ओके तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। अदरवाइज यू कैन ऑल्सो टेक द हेल्प ऑफ आवर यूट्यूब चैनल। ओके अब क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन आपको मई 2025 में पूछा गया था। इन अ जॉइंट अकाउंट द बैंक शुड असर्टेन विच ऑफ द फॉलोइंग, द इनकम टैक्स स्टेटस ऑफ ऑल जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, द ऑक्यूपेशन एंड सैलरी स्ट्रक्चर ऑफ ईच holder, the relationship among joint holders and the purpose of joint account, the residential history of the primary account holder। तो joint account ओपन करते हुए हमें रिलेशनशिप देखना है ना joint holders का, और वो क्यों अकाउंट ओपन कर रहे हैं, इनकम टैक्स स्टेटस और उनका सैलरी पूछना ये मेन चीज़ नहीं है। मेन जॉइंट अकाउंट के टाइम पे क्या आपको एक्स्ट्रा पूछना पड़ता है कि उनका रिलेशनशिप क्या है और पर्पस क्या है, तो सी करेक्ट आंसर है। अगला ये जो क्वेश्चन है ये भी आपको पूछा गया है मई 2025 में। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स विद माइनर अकॉर्डिंग टू इंडियन मेजोरिटी एक्ट। अ माइनर कैन एंटर इनटू एनी कॉन्ट्रैक्ट एंड इट इज ऑलवेज लीगली वैलिड। ऐसा नहीं है, माइनर के साथ आप नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते हो। अ कॉन्ट्रैक्ट एंटर्ड इनटू अ माइनर इज वॉइड एंड एसेट्स pledged against an advance granted to a minor cannot be appropriated। ये स्टेटमेंट सही है। माइनर के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करोगे वो वॉइड होगा, उसे आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, उसकी प्रॉपर्टी के थ्रू पैसा ऐसे नहीं रिकवर कर पाओगे आप। अ माइनर कैन बोरो मनी विदाउट रिस्ट्रिक्शंस, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। A property of minor cannot be used to recover money lent to them for necessities। देखो necessities के लिए अगर माइनर चाहे तो लोन ले सकता है और उसका पैसा भी फिर बैंक रिकवर कर सकता है उसकी प्रॉपर्टी से, तो ये गलत है। तो सिर्फ बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन भी आपको मई 2025 में पूछा गया था। द फादर एंडोर्स्ड अ बेरर चेक वर्थ ₹30,000 टू हिज माइनर सन बाय साइनिंग द बैक ऑफ द चेक। एक फादर का चेक था, उसने चेक एंडोर्स कर दिया अपने माइनर सन के नाम पे, बैक ऑफ द चेक सिग्नेचर कर दी, 30,000 रुपए का चेक था। माइनर अब बेरर हो गया चेक का, वो जाके एनकैशमेंट के लिए बैंक के पास प्रेजेंट कराता है। एज अ बैंकर आपका काम है इस चेक को हैंडल करना। वाइल पेइंग द बेरर चेक अक्रॉस द काउंटर व्हाट शुड द बैंक डू, आपको क्या करना है इस टाइम पे। द चेक कैन बी पेड डायरेक्टली विदाउट एनी वेरिफिकेशन एज द माइनर इज द बेरर। द बैंक शुड ऑब्टेन द सिग्नेचर ऑफ द माइनर ऑन द ऑब्वर्स यानी कि बैक साइड ऑफ द चेक अलॉन्ग विद द नेम एंड एड्रेस इफ द बेरर इज नॉट द अकाउंट होल्डर। अब देखो अगर बच्चा आपके पास चेक लेके आया है और आपके बैंक में उसका अकाउंट भी नहीं है, तो आप उस बच्चे का सिग्नेचर और उसका जो एड्रेस है बैक ऑफ द चेक पे ले लोगे, ठीक है। तो प्रैक्टिकली ये वाला पॉइंट जो है होल्ड करता है। बैंक कैन नॉट प्रोसेस द चेक, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने देखा कि सेक्शन 26 ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है कि जो चेक है उसके साथ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स में एक माइनर डील कर सकता है, ठीक है। द बैंक शुड ऑब्टेन अ को सिग्नेचर फ्रॉम द फादर बिफोर प्रोसेसिंग द चेक। फादर की सिग्नेचर तो ऑलरेडी है बैक ऑफ द चेक में, अगर एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेनी भी है तो फादर के तो है ही है सिग्नेचर, ठीक है। तो बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। विदाउट एनी वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, तो बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स बाय ब्लाइंड पर्सन। ब्लाइंड पर्सन का अकाउंट, देयर इज नो लीगल बार फॉर अ ब्लाइंड पर्सन टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो बिल्कुल सही, खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं ब्लाइंड पर्सन। बैंक को 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेनी पड़ती है, एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे लगती है, एक पासबुक पे लगती है, बिल्कुल सही। ब्लाइंड पर्सन आर नॉट अलाउड टू ऑपरेट देयर अकाउंट्स, ओनली देयर नेक्स्ट ऑफ किन कैन डू सो। ऐसा तो नहीं है, ब्लाइंड पर्सन अपना अकाउंट खुद से भी ऑपरेट कर सकता है। द अकाउंट बैलेंस मस्ट बी रेड अलाउड टू द ब्लाइंड पर्सन इन प्राइवेट आफ्टर एवरी ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन के बाद उसको बोल के बताया जाएगा कि सर या मैडम आपके अकाउंट में इतना पैसा बचा है प्राइवेटली, ठीक है। तो यहाँ पे 1, 2 एंड 4 सही आंसर है, तो
B is the correct answer. Last question. Consider the following statement regarding the operation of bank account by an illiterate person. Illiterate person can open a bank account but must be clearly explained the rules in a language she understands. बिल्कुल सही. अकाउंट ओपन कर सकते हैं, प्रॉपर उनको रूल समझाने हैं. चेकबुक कैन बी इशूड, तो नहीं, चाहे जॉइंट हो इंडिविजुअल हो नहीं ओपन कर सकते. सेकंड को एलिमिनेट करो, एलिमिनेशन जरूर यूज करिए. तो आपको पता है कि ना सी करेक्ट आंसर हो सकता है ना डी करेक्ट आंसर हो सकता है. एवरी विड्रॉल मस्ट बी कंफर्म्ड ओरली बाय द इलिटरेट अकाउंट होल्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑथराइज्ड ऑफिशियल. तो सारा जो भी अकाउंट में ऑपरेशन होगा वो ओरली कंफर्म होगा. इफ एन इलिटरेट पर्सन ऑथराइजेज अ लिटरेट पर्सन टू ऑपरेट द अकाउंट, इट कैन बी ऑपरेटेड सोली बाय दैट लिटरेट पर्सन. तो ऐसा नहीं है, अगर एक इलिटरेट पर्सन एक लिटरेट पर्सन के साथ अकाउंट ऑपरेट करना चाहता है तो जॉइंटली होगा. ओके तो फोर्थ भी गलत है. तो 1 and 3 यानी कि बी जो है आपका करेक्ट आंसर है. तो ये हमारा आज का सेशन था. सो होपफुली आप इस लेक्चर के एंड तक आ गए हैं, आपको इससे बेनिफिट मिलेगा. कोई भी आपको कोई डाउट आता है लेक्चर में तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में, या आप हमें मेल कर सकते हैं hello@edutab.co.in, या फिर ये नंबर है 8146207241. इस पे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं. सो दैट्स इट फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे.